हेलो एवरीवन। आज हम एग्ज़ाम आइडिया साइंस क्लास 10th बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में हमें माइंड मैप दे रखे हैं चैप्टर्स की, चैप्टर वाइज, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 2025-26 के न्यू सेशन के अकॉर्डिंग ये तैयार करी गई है बुक एग्ज़ाम आइडिया। आज इस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर का जो माइंड मैप है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट चैप्टर के माइंड मैप को देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के हम माइंड मैप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दे रखा चेंज इन मैटर। चेंज इन मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? ओनली अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज वो होता है जो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पे अफेक्ट डालता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। केमिकल चेंज क्या होता है? अफेक्ट कंपोजिशन एज वेल एज प्रॉपर्टी। ये कंपोजिशन पर भी अफेक्ट डालता है और उसकी प्रॉपर्टी पे भी अफेक्ट डालता है। एंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रखा बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल को बर्न करने पे एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज, इसके अंदर केमिकल चेंज होता है, उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या बताया गया? C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। यानी कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करा जाएगा तो उसमें CO2 गैस बनेगी और उसमें से हीट निकलेगी। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का निकलना। गैस कैसे निकलेगी? जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ मिलाया जाएगा तो हमें मिलेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होएगी। चेंज इन कलर, कलर कैसे चेंज होता है? जैसे CuSO4 जो ब्लू कलर का होता है उसको आयरन के साथ मिलाया जाएगा Fe के साथ में, तो बन जाएगा FeSO4 जो ग्रीन कलर का होगा, और Cu। तो ये होता है चेंज इन कलर की रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन स्टेट, कि स्टेट कैसे चेंज होता है। जैसे NH3 गैस, इसका स्टेट क्या है? गैस है, और HCl का क्या है? गैस है। इसके बाद जब ये आगे जाकर दोनों आपस में मिक्स होंगे यानी कि मिलेंगे तो ये बनेगा NH4Cl, यानी कि कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। इसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम मिलाएंगे तो लेड, तो हमारा बन जाएगा लेड आयोडाइड, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं टाइप्स। क्या देखते हैं? टाइप्स। तो टाइप्स में हमें इसके अंदर बताया गया है बेस्ड ऑन एटम रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसके टाइप हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये हमें बैलेंस करके यहाँ पर बता रखी है रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। सिंगल रिएक्टेंट, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है वो डीकम्पोज होता है, वो डीकम्पोज होने के बाद में टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, उसे ही कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4। तो Zn क्या है? इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है। Zn किसको रिप्लेस कर देगा? Cu को। तो Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे हो गया ZnSO4 और Cu रिप्लेस हो गया यहाँ पर। तो यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है?
इसमें टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, मतलब दो कंपाउंड क्या करते हैं, अपने आयंस को, आयंस यानी कि चार्ज को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, और दो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं जो डीकम्पोजिशन, हमने जो रिएक्शन पढ़ा था उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, रिक्वायर हीट एनर्जी टू अंडरगो डीकम्पोजिशन। इसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और यहाँ पे हीट इवॉल्व होएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होगा, 2H2O यानी कि वाटर, वाटर से क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 2H2 यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कौन सी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर लाइट एनर्जी। 2AgCl यानी कि ये वाइट कलर का होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसे सनलाइट की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। तो सिल्वर क्लोराइड पर जैसे ही सन की रेस पड़ेगी तो इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा जो ग्रे कलर का होगा, और क्लोरीन अलग हो जाएगा यानी कि क्लोराइड। इसके बाद हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड कर गया है। एक का नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, टू सॉल्यूबल कंपाउंड रिएक्ट टू प्रोड्यूस एन इनसॉल्यूबल सॉलिड। जो दो सॉल्यूबल कंपाउंड होते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक इनसॉल्यूबल सॉलिड को फॉर्म करते हैं, और उसी को जाना जाता है प्रेसिपिटेट के नाम से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें बताया गया है Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट को अगर मैं बेरियम क्लोराइड के साथ में मिलाऊंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें देखना है कि जो सोडियम है ना, जो सोडियम है वो तो Cl के साथ चले जाएगा, सोडियम हो जाएगा क्लोराइड और BaSO4 हो जाएगा, और BaSO4 जो होगा वो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एन एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि NaOH, NaOH क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट, और वाटर यानी कि H2O। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ रिएक्शन दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज। जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है रिएक्शन का वो होता है हमारा, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिसमें रिएक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस, जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है राइट हैंड साइड में, वो होता है प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट किधर होगा, हमें राइट हैंड साइड यानी कि RHS की तरफ हमें देखने के लिए मिलेगा, और रिएक्टेंट हमें LHS की तरफ देखने के लिए मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके में जो हमें नीचे दे रखा है रिप्रेजेंटेशन। क्या दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन। इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द एरो, ये लेफ्ट हैंड में दिखाए जाते हैं, वाइल द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ एरो, ये राइट साइड में दिखाए जाते हैं। एक वर्ड इक्वेशन हमें दे रखी है, तो रिटर्न इन टर्म ऑफ फुल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे इधर एक फुल नेम दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और रिटर्न, ये केमिकल इक्वेशन है, रिटर्न इन टर्म ऑफ केमिकल सिंबल। इसमें केमिकल सिंबल में दिखाया जाता है केमिकल इक्वेशन में, और फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाया जाता है ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें केमिकल इक्वेशन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक का नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और एक का बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ओनली द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला कंटेन होता है, ओनली द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इसके अंदर मतलब जो एटम्स होते हैं वो इक्वल नंबर होते हैं, जबकि अनबैलेंस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट,
यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। और ये किस लॉ के द्वारा होता है, किस लॉ का ये पालन करता है, ये करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस है वो कौन से लॉ को फॉलो कर रही है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है वो। 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, यानी कि इसने कौन से लॉ को फॉलो करा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसके बाद हम आगे देखते हैं बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर। तो इसमें हीट ट्रांसफर में हमें दिखाया गया है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होती है, रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट एनर्जी इज रिलीज, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है यानी कि हीट एनर्जी निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक के नाम से जाना जाता है। एंडोथर्मिक क्या होती है, रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक का, C प्लस O2 गिव्स CO2, यानी कि इसमें हीट निकल रही है। जबकि एंडोथर्मिक का हमें एग्जाम्पल दे रखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पे CaO प्लस CO2 बनेगा, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, द रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कंपोनेंट इसके हम देख लेते हैं। इसके कंपोनेंट हमें दो बताए गए हैं, एक का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अदर, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, इट लूज ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लूज हो जाता है और गेन हो जाता है हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन लूज हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ऑक्सीजन लूज और हाइड्रोजन गेन, उसे ही कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसमें क्या होगा, द सब्सटेंस दैट रिड्यूस अदर, वो सब्सटेंस जो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन इसके अंदर गेन हो जाएगा और जबकि हाइड्रोजन इसके अंदर लूज हो जाएगा। गेन ऑक्सीजन हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। दो एजेंट होते हैं इसके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व, किसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस का नाम है रिडक्शन और एक प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन लॉस होते हैं और हाइड्रोजन गेन होते हैं, उसे कहते हैं रिडक्शन। इसके अलावा ऑक्सीडेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का हमें लॉस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CuO, यानी कि इसमें ऑक्सीजन था पहले, ठीक है, और राइट हैंड साइड में जाकर ऑक्सीजन हट गया Cu के पास से, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। अब इधर H2 था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन ने उधर जा करके ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इफेक्ट। इफेक्ट्स क्या है इसके, इफेक्ट में हमें देखा रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट प्रेजेंट इन फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई खाना है खुले में रख दिया उसको, तो उसमें क्या होगा, ऑयल और फैट क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ पूरा मिक्स हो जाएगा और वो क्या होगा, खाना पूरा खराब हो जाएगा, उसकी स्मेल कैसी, गंदी हो जाएगी। और जब उसकी स्मेल गंदी हो जाएगी तो खाना क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके कोई भी मेटल खराब होने लग जाता है, यानी कि उसमें जंग लगने लग जाती है, ठीक है। ऑक्साइड, वो कंपाउंड किसके हो सकते हैं, ऑक्साइड के हो सकते हैं, सल्फाइड के हो सकते हैं, कार्बोनेट के हो सकते हैं, बाय इंट्रैक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस। और ये किसके द्वारा होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट होती हैं उनसे जाकर ये आपस में इंट्रैक्शन करता है और मॉइस्चर से जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, चीज़ें क्या होने लग जाती हैं, कोराइड, मतलब उसमें रस्ट लगने लग जाती है, रस्ट यानी कि वो खराब होने लग जाती हैं, उसी को कहा जाता है कोरोजन। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया माइंड मैप्स का, और ये हमारा पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, और सेकंड चैप्टर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।